नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सबसे पहले लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज बिहार में पहले दौर का मतदान और बम्पर मतदान। अब तक चुनाव में मतदान के पैटर्न को समझने वाले जितने जानकार, पंडित, विश्लेषक हैं, अगर उस पैटर्न को माना जाए तो ये एनडीए, मोदी, शाह और नीतीश के लिए बड़ा झटका हो सकता है। जो पैटर्न चला आ रहा है, हालांकि पैटर्न जब से जुगलबंदी हुई है सरकार और आयोग के बीच, टूटता हुआ नजर आने लगा है। अब पैटर्न पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि पैटर्न को भ्रामक और निराधार भी घोषित कर सकता है चुनाव आयोग। आजकल आरोप लगते हैं चुनाव आयोग पर वीडियो के साथ, सबूत के साथ, और उसका एक ही जवाब होता है। सबूतों के जवाब में एक लाइन, सारे आरोप भ्रामक और निराधार है। खैर, इस बम्पर मतदान के बीच चुनाव आयोग के खिलाफ बिहार में जनसैलाब खड़ा हो गया। महाराष्ट्र में जनसैलाब देखा हमने, तमिलनाडु में ट्रेलर देखा हमने, और बंगाल में तो पूरी फिल्म हमने देखी, लेकिन वहां पर चुनाव नहीं है। और मतदान के बीच ये बहुत आश्चर्यजनक है कि एक तरफ मतदान हो रहा था और एक तरफ चुनाव आयोग के खिलाफ जनसैलाब खड़ा था, नारे लगा रहा था। प्रियंका की रैली थी और प्रियंका की रैली में ज्ञानेश को चोर बताया जा रहा था, और चोर कौन कह रहा था? वहां पर हजारों की भीड़ मौजूद थी, हजारों की भीड़ सामने, और वो बोल रही थी चोर। पहली बार ज्ञानेश के अलावा दो नाम और आए। ये दो नाम जिससे देश परिचित नहीं था। सामान्य तौर पर हम लोग भी वो दो नाम नहीं लेते थे, एक ही नाम, बस ज्ञानेश। लेकिन आज संधू और जोशी, ये दो नाम भी आ गए और इनको भी चोर हजारों की भीड़ ने बताया। तो मैं बस वो क्लिप चलाऊंगा और सीधे क्लिप के बाद हेमंत जी के पास चलेंगे। जरा क्लिप प्ले कर दीजिए, इस रैली की क्लिप, और गौर से सुनिएगा एक एक शब्द, और फिर भीड़ को सुनिएगा। कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी आपने ऐसे सांधू का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि अपने पद और आयोग के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी, जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। याद कर लो इनके नाम, याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो। आपके खून और पसीने से ये धरती सींची गई है, और इस धरती के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ, हमारे संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, और यही तीन लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो, इनको पद के पीछे छुपने मत दो, इनको आयोग के पीछे छुपने मत दो। ये देश बहुत उदार है, सुन लीजिए तीनों, सुन लीजिए। ये देश बहुत उदार है, ये देश बहुत कुछ देता है, ये देश बहुत आगे बढ़ाता है। ये मां है हमारी, मां उदार होती है, लेकिन मां के अंदर दुर्गा की शक्ति भी होती है। और इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा, उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके? तो याद रखो, ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एस एस सांधू, विवेक
विवेक जोशी, और याद रखिए इनके नाम, और याद रखिए कि ये देश आपका है, ये बिहार आपका है। ये कोई आपसे छीनने की कोशिश करे तो खड़े हो जाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़िए, जिस तरह से आपके पूर्वजों ने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी। हेमंत भाई, सुना आपने भी? ज्ञानेश कुमार भीड़ बोल रही है हजारों की, चोर है। संधू चोर है। विवेक जोशी चोर है। ये नारे हमारे नहीं है। ये नारे आपको रैली में सीधा डायरेक्ट, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है, सीधे आपके कानों में जा रहे हो। हेमंत भाई, ये पहली बार मुझे लगता है चुनावी इतिहास में भारत के पहली बार है जब चुनावी रैली में चुनाव आयुक्तों के खिलाफ नारे लग रहे हैं। देश में उपजा हुआ जो अविश्वास है चुनावी प्रक्रिया को लेकर के, और चुनाव आयोग जो संवैधानिक निकाय है, ये अविश्वास कितना खतरनाक है ये समझना जरूरी है। फिर इस अविश्वास को पैदा करने वाले लोग इस देश के लिए कितने खतरनाक हैं। दोनों सवाल एक साथ। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। जो आपने ये दिखाई क्लिप, ये बेनीपट्टी की रैली है बिहार के अंदर, चुनाव मतदान के दौरान ये प्रियंका गांधी ने कहा 78 साल के देश के इतिहास में आजादी के बाद ये पहला अवसर है, और 1952 के बाद जब चुनावी राजनीति और वो सारा शुरू हुआ, जब चुनाव आयोग का गठन हुआ, तब से लेकर के आज तक किसी सार्वजनिक सभा में आमतौर पर चुनाव आयोग का नाम कभी रैलियों में लिया ही नहीं जाता था। परंपरा ही नहीं। उनका काम है अपना पर्दे के पीछे, वो अपना काम कर रहे, दुनिया की सबसे मैसिव एक्साइज है। लेकिन इस बार जिस तरीके से जो चुनाव की जो पूरा वो देखा आपने पैटर्न, कि चुनाव से एन पहले 65 लाख वोट काट दिए गए एसआईआर के नाम पर। ठीक, पर्दे के पीछे सब कुछ किया गया। हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाओ, जो काटे हैं उनके नाम लड़े हैं तो सुप्रीम कोर्ट, जो जोड़े हैं उनके नाम लड़े हैं तो सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आधार जुड़ना है तो सुप्रीम कोर्ट, नहीं जुड़ना है तो सुप्रीम कोर्ट। वहां से ये खेल शुरू हुआ आशीष भाई। महाराष्ट्र में क्या हुआ तो उसमें बाद में आ जाएंगे, हरियाणा में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में क्या, उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप बिहार में आइए, क्योंकि बिहार करंट इशू। तो आपने देखा एसआईआर के नाम पे क्या हुआ। उसके बाद जो 10-10 हजार रुपए अभी भी बट रहे इस समय, जब आज पहले चक्र का मतदान हो रहा है, पहले चरण का, कल भी पैसे बचने हैं, याद रखिएगा, कल भी। तो आप सोचिएगा कि किस तरीके का चुनाव है। तो इसमें अब एक चीज तो आपको कोई चीज नहीं बती कि चुनाव के घोषणा के बाद जिस समय तीनों चुनाव आयुक्त वो अपना घोषणा करने बैठते हैं, उस पल से उस कंसर्न एरिया के अंदर या पूरे देश में जैसा भी स्थिति हो, आचार संहिता लागू हो जाती है। इस केस के अंदर बिहार, उसमें उन्होंने जब घोषणा की उससे 1 घंटा पहले तक बांट रहे थे नीतीश कुमार, वो आपने ध्यान किया होगा। उससे 10 दिन पहले बांट रहे थे। उनकी कड़ी जो किस्तें हैं वो अब जब मिल रही है महिलाओं को। आप ये बताइए मुझे, देश का ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत ये अलाउड है? क्या जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत ये अलाउड है कि ऑफिशियली सरकार के खाते से वोटिंग के दौरान 10-10 हजार रुपए महिला वर्ग को बांट दिए जाए? क्या ये जनप्रतिनिधित्व कानून जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके अंदर है? क्या ये आईपीसी के अंदर है, या ये कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर है? कहां पर है ये? या इन तीनों की सरेआम वायलेशन है? उसके बावजूद भी दोनों चुप है, तीनों चुप है, एक सांस नहीं निकाला, नोटिस तक भी नहीं दिया। और क्या कहा कि साहब ये तो ऑन गोइंग स्कीम है, जरा बता दें वो स्कीम कब है, कब से लागू है? चुनाव की घोषणा से 15 दिन पहले से। तो सरेआम वोट खरीदे जा रहे, बेचे जा रहे, और उसका कोई भी ना कोई वाली वारिश है ना कुछ है। जो कुछ हो रहा है वो आपने देख लिया। और आज आपने प्रियंका की एक क्लिप दिखाई, प्रियंका ने जो कहा उसको ध्यान से देखिए, बिटवीन द लाइन्स। उन्होंने अपने मुंह से कहीं नहीं कहा कि ज्ञानेश गुप्ता कौन है, उन्होंने चुनाव आयुक्त नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो आयोग के पीछे छिप रहे हैं। बिहार जैसे राज्य के अंदर चुनाव का नाम लिया, उनका आयोग के पीछे छिप रहे, देश के संविधान की हत्या कर रहे हैं, चुनाव को लूट रहे हैं और सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले जो क्लिपिंग थी पूरा आपने, चूंकि हमने तो पार्टली दिखाया, जैसे ही उन्होंने ज्ञानेश गुप्ता का नाम लगाया, सामने से क्या आवाज आई? लोगों से। उसके बाद ऐसे संधू का नाम लिया, वही रिएक्शन नहीं। आमतौर पे क्या होता है, नारे जब लगवाते हैं ना नेता, जब अपनी चुनावी रैली होती है आशीष भाई, तो वो बताते हैं कि मैं ये बोलूंगा और आप ये बोलिए। यहां स्वतः स्फूर्त रिएक्शन देखा आपने। प्रियंका गांधी ने नाम लिया तीनों का, फिर विवेक जोशी का नाम लिया, और तीनों के बारे में एक ही आवाज लोगों से आई।
और ये सार्वजनिक मंच पर पहली बार है चुनावी प्रक्रिया के दौरान, जैसा आपने कहा पहली बार। इससे पहले आपने तमाम सर्वेज देखे होंगे जिसमें चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी को लेकर के वो हुआ। पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले आपने सर्वे देखा था कि चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी कहां से कहां पहुंच गई है। तो ये एक दिन का काम नहीं है आशीष भाई। इसके लिए सुनील अरोड़ा ने, राजीव अग्रवाल ने और ज्ञानेश गुप्ता ने पूरी तरीके से सिरनिरपेक्ष होकर के सरकार की गोदी में बैठ करके जो उन्होंने चाहा, जैसा उन्होंने चाहा वैसा किया है। इसमें तो अब कोई शक बचा नहीं। ये आम लोग कह रहे हैं, मैं और आशीष चित्राशी नहीं कह रहे, हमने वो शब्द भी प्रयोग नहीं किया, वो दिखा रहे हैं वहां पर, लाइव है सब कुछ। मैं इसलिए दर्शकों के सामने छोड़ रहा हूं कि क्या चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी बच गई है, क्या उनका संवैधानिक वो रह गया है। अब आप थोड़ा सा इसकी बीच में चलिए, ज्ञानेश गुप्ता है कौन, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। ज्ञानेश गुप्ता वो शख्स हैं जो जब अपने क्या नाम है अमित शाह के जो अपने होम मिनिस्ट्री थी उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे और एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे। ठीक, उसमें जब जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे तो कश्मीर का जो 370 खत्म करने वाला मसला था या कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, उन दोनों को ड्राफ्ट करने में उनकी एक भूमिका थी। ठीक, उसके बाद राम जन्मभूमि न्यास जो है उसका जो ट्रस्ट वर्स्ट का जो सारी फॉर्मेलिटीज जो होती हैं उससे पहले वो सारी करने में उसकी थी। और रिटायरमेंट से पहले 31 जनवरी 2024 को रिटायर हुए, उससे एन पहले वो कहां थे ध्यान कीजिएगा, वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो अमित शाह के अंडर है, अमित शाह जी कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी है होम के साथ, तो वो कोऑपरेटिव सेक्रेटरी थे। तो 31 जनवरी 2024 को रिटायर हुए और 14 मार्च को वो कहां आ गए, चुनाव आयुक्त के तौर पर। और फरवरी 25 में वो क्या बन गए, राजीव अग्रवाल रिटायर हुए और उसके बाद वो 14 मार्च को बन गए मुख्य चुनाव आयुक्त। अब इन ज्ञानेश गुप्ता के कार्यकाल में अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियां तक ये करा के जाएंगे। इनका कार्यकाल सोचिएगा, ठीक, कार्यकाल सोचिएगा इनका 31 जनवरी 2029 तक सेवा में रह सकते हैं, क्योंकि 5 साल या उससे 60 साल 65 साल की उम्र, तो 31 जनवरी 2029 तक रहेंगे। उसमें 20 राज्यों के चुनाव होने आशीष भाई, अकेला बिहार का मामला नहीं है, अकेला कोई और मामला नहीं, 20 राज्यों के चुनाव। जिस तरीके से आपने बिहार के चुनाव कराए हैं, उसके बाद आपके मन में थोड़ा सा भी संशय है कि ये किस लेवल तक जाएंगे भाजपा को जिताने के लिए, केवल उसकी कल्पना कीजिएगा। और उसका स्थायी इंतजाम करने के लिए इन्होंने जो SIR का पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है, और उनको अपनी टेक्निक पर भरोसा कितना है ये हम सबको सीखना चाहिए। पहली बार उन्होंने SIR कहां कराई है, बिहार के अंदर। उसके अभी परिणाम आने बाकी हैं, 14 को परिणाम आएगा, पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं। लेकिन उनको इतना भरोसा है अपनी कवायद के ऊपर कि उससे पहले ही पूरे देश में घोषित कर दी, और SIR का प्रोसेस भी शुरू हो गया। आपको ध्यान है 2 दिन पहले जब ममता बनर्जी ने सारा वो रैली दिखाई जिसको आप फिल्म कह रहे हैं, तो उस व्यक्ति का बीजेपी के प्रति कमिटमेंट देखिए, और जो दोनों बाकी चुनाव आयुक्त हैं वो किस तरीके से मौन है। ऐसा नहीं है, आप सोचिएगा जो नया कानून बना है 2023 का इलेक्शन कमिश्नर और CEC का, उसके तहत पहली नियुक्ति है इनकी, ये ध्यान रखिएगा। उसके तहत उससे पहले 91 के रूल लागू थे। 91 के रूल्स में क्या था कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करेगा, CEC की और इनकी, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। ये अपने क्या नाम है इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया। और उसके बाद मोदी साहब ने क्या किया, फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे संसद में कानून बढ़ाया, चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया और खुद अपना मंत्री जी को लाए बीच में, और 2-1 के बहुमत से ज्ञानेश गुप्ता को बढ़ा दिया। तो ये पहली अपॉइंटमेंट है, और इनकी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी अंडर चैलेंज है। आपको पता है कितनी बार कोशिश की प्रशांत भूषण ने कि इसकी सुनवाई हो जाए, यहां तक भी कहा सुप्रीम कोर्ट में कि साहब कल मीटिंग है इसकी कमेटी की, आप इसमें कुछ कीजिए। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, बाद में देख लेंगे, इट विल हैव इट्स रिपरकशंस, यानी कि कुछ गड़बड़ हुई तो हमारे फैसला लागू होगा। वो हो गया फैसला क्या, और मेरी गारंटी है आपसे इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उससे पहले फैसला नहीं आएगा, याद रखिएगा इस बात को। तो ये जो दुस्साहस इनको मिलता है ना आशीष भाई, ये वहां से मिलता है। ये अपने आप को क्यों इम्यून फील करते हैं कि ना तो कोई अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, SIR को चैलेंज कर लो तो फर्क नहीं पड़ता, 10,000 रुपए देने की बात को चैलेंज कर लो तब कोई फर्क नहीं पड़ना। आप ये बताओ मुझे एक साधारण बात, आप और मैं इस देश के आम नागरिक, हमें भी उतने अधिकार है।
मैं और आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं और ये कहें कि साहब ये 10,000 रुपए बांट रही है बीजेपी और जो अपने गठबंधन एनडीए बिहार के अंदर, वो क्या कहेंगे हमें? पता है आपको? क्या आप इलेक्शन कमीशन जाइए, अरे भाई इलेक्शन कमीशन तो बंटवा ही रहा है, इलेक्शन कमीशन की परमिशन से तो बंट रहे हैं, बिना पूछे बांट रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया तो सूत्रों ने बताया कि ये तो ऑनगोइंग स्कीम है, बताइए क्या कर लीजिए, वो हमें भगा देंगे वहां से। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो सुनने से इनकार कर देंगे। याद होगा ना आपको, अभी पीछे एक साथी गए थे वकील, जो उनके साथ क्या हुआ। तो अब आदमी जाए तो जाए कहां? सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं, एक। उसके बाद इनके खिलाफ जाओ तो इनको संवैधानिक इम्यूनिटी दे दी माननीय मोदी जी ने। इनको नहीं, 1952 तक जितने भी थे, रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, कि जो अपने पद पर रहते हुए कुछ भी करे, दे कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड और सूड। उसके बाद आप क्या करेंगे? ऐसी इम्यूनिटी जो इस देश के राष्ट्रपति को भी नहीं, खुद मोदी को भी नहीं, उनकी कैबिनेट के किसी साथी को नहीं, किसी राज्यपाल को नहीं है, केवल पद पे रहते हुए राज्यपाल और राष्ट्रपति को, रिटायर होने के बाद नहीं है। लेकिन ज्ञानेश गुप्ता, संधू और विवेक जोशी को वो भी है। तो इस देश के लोकतंत्र कहां जाएगा, ये आज के लोगों ने बता दिया। संवैधानिक संस्था पे जहां तक मेरी याददाश्त जाती है, मैं तो 96 के बाद कह सकता हूं, 96 के बाद किसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ नारे लगते हुए मैंने नहीं देखे रिपब्लिक डे में। आपने देखे हो तो आप बता दें दर्शकों। मैं बताने के बजाय मैं प्रियंका के ही कुछ क्लिप्स और सुनवाऊंगा। ये जो है आज प्रियंका गांधी की रैली, हालांकि अब जो भी तमाम माध्यम है, सोशल मीडिया को भी कैसे शिकंजे में कसा जाता है, कैसे रीच कम की जाती है, भाषण कैसे लोगों के बीच न जा पाए उसका क्या प्रबंध किया जाता है, ये बहुत सारे रास्ते अपनाती है भाजपा और भाजपा का पूरा इकोसिस्टम। लेकिन प्रियंका ने क्या क्या बोला है और कहां कहां तक दौड़ाया है, खदेड़ा है, वो थोड़ा सुनना जरूरी है। तो जरा 2 क्लिप और लगातार सुनवा दीजिए, पहला सुनवाइए, दूसरा सुनवाइए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उनकी सरकारें, उनके मंत्री, मैं चुनौती देती हूं उनको, निष्पक्ष चुनाव कराएं, निष्पक्ष चुनाव कराएं, देखते हैं कौन जीतता है। सच्चाई ये है, डरपोक है सारे, डरपोक है सारे, आपसे डरते हैं, आपसे डरते हैं। आप अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करते हो, आपको पीटने की कोशिश, आपको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, प्रशासन आ जाता है, पुलिस आ जाती है, आपको पीटने के लिए इस देश की जनता को, आपसे डरते हैं। आपके वोट काट रहे हैं क्योंकि आपके वोट से डरते हैं, आपकी शक्ति से डरती हैं। डरते हैं, सारे डरपोक हैं। इसीलिए मैंने कहा था, कहां ईमानदारी से करवा लीजिए, निष्पक्ष चुनाव करवा लीजिए, देखते हैं कौन जीतता है। नेक्स्ट क्लिप। चुनाव आयोग इतना दिलचस्प बन गया है कि एक सुंदर सी विदेशी महिला की फोटो लेके चुनाव की जो सूची है उसमें डाल के उससे फर्जी 20 वोट डलवा दिए। समझ रहे हैं? वो यहाँ की है भी नहीं, वो हिंदुस्तानी भी नहीं है। यहाँ बिहार के 65 लाख वोट काटे हैं, ज्यादातर महिलाओं के काटे हैं, मेरी बहनों के काटे हैं, जो अपना पसीना बहाती हैं, रोज खेती में काम करती हैं, घर पे संघर्ष करती हैं, समाज में संघर्ष करती हैं, कमा नहीं पा रही हैं, इनका वोट काट के विदेशी महिला का वोट उसमें डाल दिया है फर्जी। ये है हमारा चुनाव आयोग। और किसके साथ ये काम हो रहा है? उन्हीं के साथ जो निष्पक्ष चुनाव में कभी चुनाव जीत ही नहीं सकते। अब एक और तीसरा तब आते हैं रिएक्शन पर। आज आपके सामने पूरी सच्चाई है। चुनाव चोरी कर रहे हैं, आपके वोट रद्द कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आप चुप बैठे हो? आप चुप बैठोगे? पूछना चाहती हूं मैं आपसे, बताओ, चुप बैठोगे? अपनी शक्ति दिखाओ। आपके सामने तो बड़े बड़े नेता झुके हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तमाम नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके भी नेता आपके सामने झुकते थे। और आज ऐसे नेता
जिनका इतना अहंकार हो गया है कि आपके लिए 20 सालों से कुछ नहीं किया, आपके सामने आके कहते हैं आपको 10,000 रुपए भेज देंगे, वोट दे देना। आपके सामने आकर चुनाव के समय कहते हैं कि हम 50 करोड़ रुपए, 75 करोड़ रुपए आपको पकड़ा देंगे। बोल दीजिए इनको नहीं चाहिए इनका घूस, बोल दीजिए। और बहने 10,000 लेने तो ले लो, रख लो, उसका कुछ अच्छा कर लो अपने परिवार के लिए, लेकिन ये समझ लो कि वोट इस धरती के लिए, ये हमारी माता है, इस देश के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लिए, अपने परिवारों के लिए डलना चाहिए। जो विकास करेगा, जो काम करेगा, जो आपको सम्मान देगा, जो आपकी परिस्थितियों को समझेगा, उसको दो अपना वोट। हेमंत भाई, पूरा भाषण ही ये वही पर जा रहा है कि जनता के दिमाग में ये बात स्पष्ट हो जाए, क्लैरिटी हो, बिल्कुल क्लैरिटी। क्योंकि दो विचारधाराएं देश में है। एक विचारधारा जो राज कर रही है, उस विचारधारा की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है भ्रम। उसकी ताकत ही है भ्रम। जनता को भ्रम में डाल दो, भ्रम और भय, 2B, मोदी का 2B, भ्रम और भय। तो दो भ से जीने वाले लोगों पर ये सीधा सीधा क्लैरिटी, अच्छा भ्रम का जो विलोम है वो है अस्पष्टता। क्लैरिटी लाने की कोशिश, ये सबसे बड़ी चोट है मुझे लगता है हेमंत जी, सबसे बड़ी चोट है मोदी के इकोसिस्टम पर, कि अगर भ्रम के बादल छट गए तो समझ लीजिए मोदी के कुर्सी के पांव कट गए। नहीं आशीष भाई, देखिए दो चीजें आपने बिल्कुल कही, भ्रम और भय, और उसका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है झूठ। झूठ का कॉम्बिनेशन है ये तीन चीजों का, जो इनका जो चाल चरित्र और चेहरा है ना, उसी लाइन पर ये तीन चीजें हैं। इनका जब कॉम्बिनेशन बनता है तो वो ये मॉडर्न डे इकोसिस्टम है जिसकी आप बात कर रहे हैं। बाकी जो अपने प्रियंका गांधी ने कहा, उनके कई बार वो मजाक सा उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देती हूं कि ये ईमानदारी से चुनाव करा के दिखाएं। अरे यार, कैसे बात कर रहे हो आप? ईमानदारी से चुनाव करा दे, आपको पता है तो उनको नहीं पता है? वो किसी भी कीमत पर, आशीष भाई, यू टेक इट फ्रॉम मी, वो किसी भी कीमत पर इस देश और किसी प्रदेश जो उनके पास आ सकता है उसकी सत्ता छोड़ना इनको गवारा नहीं है। उसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। चुनाव आयोग को बंदी बनाए, सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ करे, जिसका जो कुछ करना हो करे, वो आप लगातार देख रहे हैं। प्रियंका गांधी के तेवर अच्छे हैं, बातें समझ में आती हैं। जब वो भाषण दे रही थी और उन्होंने महिलाओं को कहा कि 10-10 हजार रुपए ले लीजिए, लेकिन वोट अपने प्रदेश के लिए दीजिए, अपनी माटी के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए, लाइक दैट, जब वो कह रही थी तो आपने महिलाओं में करंट देखा? वो सारी चीज कुछ कह रही है कि वो कनेक्ट अच्छा कर रही है। लेकिन बिहार की जो परिस्थितियां है, उसके अंदर जितना वोट चोरी का पूरे देश में कैंपेन चलाया कांग्रेस ने, वो सारा कैंपेन अब खत्म होने की दिशा में है। और सिग्नेचर कैंपेन जो हुआ आशीष भाई, उसमें 5 करोड़ लोगों ने दस्तक की है। इस देश में 144 करोड़ की आबादी है, 5 करोड़ लोगों ने उस पर साइन अभी तक किए, जो राष्ट्रपति को वो सौंपा जाना है। लेकिन सवाल ये है कि इतना सब होने के बावजूद भी SIR करवा दिया ना, महाराष्ट्र की वोट चोरी का आपने क्या कर लिया? मेरा सवाल तो ये है। हरियाणा में ओपन एंड शट केस है इसका, वोट चोरी का, जो कल दिखाया राहुल गांधी ने। अभी तक हरियाणा इलेक्शन का जो CEO है, उसके मुंह से एक शब्द सुना आपने? क्या बकवास कर रहा है भाई? प्रेस नोट जारी कर दिया, वो बता रहा है कि इतने BLO है, इतने BLA है, ये करते। अरे तेरे से संविधान की किताब कोई नहीं मांग रहा, वो हमें पता है। ये बता कि 25.5 लाख वोट कहाँ थे, कहां से आए? ब्राजीलियन मॉडल का फोटो कहां से आया? लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच में, लोकसभा और विधानसभा चुनाव 4 महीने के बीच में 3.5 लाख वोट काटे कि नहीं काटे? किसके कहने से काटे? वो बिल्कुल पिन पॉइंटेड, टारगेट करके काटे। और किसके कहने से काटे? पन्ना प्रमुखों के कहने से। ठीक, 3.5 लाख वो काटे, 25.5 लाख फर्जी पते, फर्जी एड्रेस, फर्जी फोटो, ब्लर फोटो, डुप्लीकेशन, वो सारे फोटो। और उसके बाद कितने लाख वोटों से चुनाव जीते? 1,18,000 वोटों से। आप सोचिए, 1,18,000 की जीत के लिए इन्होंने पूरे चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी, भारत के संविधान, ऐसी कोई धारा बताइए जिसको इन्होंने तार तार ना किया हो जनप्रतिनिधित्व कानून की।
और प्रियंका कह रही है कि फ्री एंड फेयर चुनाव करा के दिखा दो और चुनाव जीत के दिखा दो। क्यों कराएंगे फ्री एंड फेयर? भाई, इस देश के लोगों ने मान लिया है कि चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं है। पॉलिटिकल, मैं जो आपको, जब कल हमने ओपनिंग किस बात से की थी, मैंने आपको याद दिलाया था। मैंने कहा आशीष भाई, सिर्फ बात एक है, ये लड़ाई बूथ की बची ही नहीं है, ये लड़ाई सड़क की लड़ाई है। अगर कोई लड़ सकता है तो ठीक है, वरना कोई और विकल्प है नहीं। कोई कुछ भी कहता रहे, मैं इस बात से सहमत नहीं। ठीक, जिस तरीके से ये सत्ता में आए थे उस समय संविधान का दौर था। आज की तारीख में संविधान की क्या गत है, संवैधानिक संस्थाओं की क्या गत है, उस तरीके से इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। राहुल गांधी ने आज 2 जनसभाएं की बिहार में। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र इनमें हो चुका है और बिहार में करने की तैयारी है। और मैं आप ये बात 25 जून से कह रहे हैं, 24 जून से नहीं, 24 जून की रात को इन्होंने घोषणा की थी। 25 जून से हम लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार का काम कर दिया गया। उसके बाद भी अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि इन लोगों के रहते 31 जनवरी 29 तक, तो मैंने आपको बता दिया ज्ञानेश गुप्ता है, उसके खिलाफ तो कोई वो लाएगा नहीं महाभियोग, अनलेस एंड अनटिल वो जगदीप धनखड़ जैसा कोई कारनामा कर दे। लेकिन वो समझदार ब्यूरोक्रेट सरकारी बाबू रहा है, वो ये सब काम तो करेगा नहीं। तो ऐसे में आपके पास विकल्प एक है, ये सब भाषणबाजी से नहीं होगा भाई, ये सड़कों की लड़ाई है, ये सड़क पे ही लड़ी जाएगी, ये मान के चलिए। चलिए 2 क्लिप और सुनवाई देते हैं चलते चलते। जरा लाइए भैया, अगली क्लिप लाइए, जो कुछ नया है वो सुनवा देते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी अपने ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसी गांव में गए हो तो बताइए। वहां मैं दूर दराज इलाकों में जाती हूं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र इलाके में मैं गई, एक दूर गांव था, बैठी चारपाई थी, एक महिला निकली, बुजुर्ग महिला थी, और उसने मुझे क्या कहा बेटी तुम्हारी दादी जी आई थी, मैंने खीर खिलाया था। इंदिरा जी उस समय इतनी दूर गई थी, गांव के अंदर गई थी, खीर खाई थी किसी के घर में। कभी मोदी जी का सुना है, अमित शाह जी का सुना है? एक फोटो देखी मैंने, किसी के घर खाना खा रहे थे, मैं देख रही थी, थालियां बड़ी चमक रही हैं। अपनी थाली लाके अपना खाना लाके बैठ के खा रहे हैं। क्यों? आपके घरों से नहीं खाएंगे? क्यों? ये है नेता, इनकी असलियत ये है इनकी असलियत, कि कुछ काम न करते हुए इतना अहंकार इनका बढ़ गया है कि ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया, पूरी देश की जो पब्लिक है उसको बेवकूफ बना के वोट चोरी कर करके ये बार बार सत्ता में आएंगे। और इनको सिर्फ एक चीज दिखती है, अपनी सत्ता, और कुछ नहीं दिखता। आपकी भलाई नहीं दिखती, आपका संघर्ष नहीं दिखता, आप खून पसीना बहा रहे हो खेतों में, ये नहीं दिखता। मेरी बहनें कितना संघर्ष कर रही हैं, ये नहीं दिखता। सिर्फ अपना ही चेहरा दिखता है, अच्छी तरह चमकना चाहिए, टीवी पे छाना चाहिए, बड़े बड़े पोस्टरों पे आना चाहिए, और सबको ये बताएं कि हम कितने महान हैं, हमने इस देश को महान बनाया। बस यही। चलिए एक क्लिप और, आखिरी क्लिप एक और, कुछ नयापन जो है ना वो जाना चाहिए दर्शकों तक। हाँ, आपने कहा प्रमोद जी कि यहाँ की सरकार दिल्ली से चल रही है, सच बात है। इनके मंच देखिए, इनके मंचों तक पे इनको नहीं बुलाते, नीतीश जी को नहीं बुलाते। और प्रधानमंत्री जी भाषण क्या देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पोस्टर पे तेजस्वी जी की फोटो छोटी लगी है, या फिर आरजेडी के पोस्टर पे राहुल जी की छोटी फोटो लगी है। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई काम नहीं है कि पोस्टरों को देख के लोगों की फोटो नापे? देश के प्रधानमंत्री हैं, हर जगह जाके कहते हैं कि वो विपक्ष के नेता अपमान कर रहे हैं, बंगाल में अपमान किया, केरल में अपमान किया, यहां आकर बिहार में कहते हैं कि हम आपका अपमान कर रहे हैं। क्यों? क्या अपमान कर रहे हैं हम? आपके अधिकारों की बात कर रहे हैं हम आपके रोजगार की बात कर रहे हैं, हम आपकी मजबूती, आपके सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और ये उनके लिए अपमान होता है। हम कहते हैं, सच्चाई बोलते हैं आपके सामने।
पोस्टर में फोटो नाप रहे हैं, प्रधानमंत्री के पास कोई काम नहीं है। एक फाइनल रिएक्शन 1 मिनट का बस। आशीष भाई, इसमें नई बात क्या है? जिस दिन वो घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, आपने ऑब्जर्व नहीं किया था? जब अपने महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया, ये लाइन वहां से आई थी, अगर आपको ध्यान हो तो वहां ये था कि तेजस्वी का फोटो बड़ा है, राहुल गांधी का छोटा है। ये पोमेरियंस ने ये चलाया था। तो फिर निश्चित तौर पे मोदी जी तो फिर प्रधानमंत्री हैं, और सही कहे तो प्रधान प्रचार मंत्री हैं, 2 in 1 है। तो उनका तो इन सारी चीजों पे बारीक नजर रहती है। तो क्योंकि उनके भाषण में कोई कंटेंट नहीं होना, कोई किस तरह के फ्यूचर की वो बातें नहीं होनी, ना प्रेजेंट की कोई बात होनी, या तो पास्ट की बात होनी है या पोस्ट डेटेड चेक्स की बात होनी है। बीच की सवारी तो है नहीं ना। वर्तमान में तो वो जीते ही नहीं। 2047 से पहले की बात करनी उन्होंने छोड़ दी। तो ऐसी सूरत के अंदर, जैसे आपने कहा ना कि फोटो नापने के अलावा कोई काम नहीं है, जैसे प्रियंका गांधी ने कहा, लोगों ने देखा कैसे चीयर किया। ये वो चीजें हैं जो इंस्टेंटली कनेक्ट करती है, और केवल महिलाओं तक नहीं, पुरुषों में भी इक्वली कंटेंट वो करती है। तो कनेक्ट करने का मतलब ये है कि जो राहुल गांधी भाषण देते हैं उसमें गंभीरता ज्यादा होती है, जो हम पहले से बात करते थे, और प्रियंका गांधी बहुत हार्ड हिट करती हैं, और वहां हिट करती हैं जहां पे उसको दर्द होता है। ये दोनों के बीच का फर्क है, और एक बेहतर कम्युनिकेटर के रूप में वो डेवलप हो रही है। जो हम बात किया करते थे कि जब चुनाव लड़ेंगी, मैदान में आएंगी, तो अब बिल्कुल एक तरीके से, चूंकि खड़गे साहब की तबीयत थोड़ी सी ढीली है तो कम आ पाए बिहार में, तो उनकी कमी को इन्होंने महसूस नहीं होने दिया। 1 दर्जन के आसपास जनसभा कर डाली है एक तरीके से, और उसी तरीके से राहुल गांधी आज भी थे, हो सकता है एक आध राउंड और मारे। तो कुल मिलाकर के देखिए, पॉपुलर परसेप्शन आपने हरियाणा में भी देखी थी, तमाम जगह देखी, रिजल्ट क्या है एकदम एंटायरली डिफरेंट आए। लेकिन ये बात जरूर कहनी पड़ेगी कि मोदी जी हो या उनका चुनाव आयोग हो, उनकी क्रेडिबिलिटी इस सारे कम्युनिकेशन ने बिल्कुल एक्सपोज करके रख दी है कि आम आदमी उनके बारे में क्या सोचता है, और यही बड़ा टेक अवे है इस पूरी कवायद का। चलिए, और अपडेट्स जो बिहार के होंगे 14 तारीख तक, तो बिहार ही हमारे जो है निगाहों में बिहार है बसा हुआ। 14 तक तो पूरी तरह, वैसे तो 12 महीने। तो जो भी अपडेट होगा फिर लेकर के आएंगे। फिलहाल हॉट टॉपिक में हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।